चलिए आज ये आपका 4th सेशन है क्लास 9th का चैप्टर सेल। ओके, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो था हाउ सेल्स आर डिस्कवर्ड। ओके, दिस इज द वे हाउ यू कुड स्टार्ट अनदर वीडियोज़ फॉर द लेसन। मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ते हो अपने चैप्टर से रिलेटेड तो कैसे पढ़ना। जस्ट यू इमेजिन व्हाट यू हैव लर्न इन प्रीवियस वीडियोज़। ऑनलाइन क्लासेस में ये बहुत बड़ी बात है। यू जस्ट टेक योर कॉपीज पेन, ओके, स्टार्ट मेमोराइजिंग व्हाट यू हैव लर्न। मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे मैंने कैसे किया। हमने सबसे पहले लिखा दिमाग में कि हमने सबसे पहले सेल के बारे में सोचा, फिर सेल वॉल के बारे में सोचा, ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में सोचा, और जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन जिस समय न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा उसी समय हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग अंदर में घुस रहे थे उसके, तो हमें साइटोप्लाज्म दिखा था। क्या दिखा था? साइटोप्लाज्म, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या था, एक साइटोप्लाज्म लिक्विड की बात करते हैं। जब साइटोप्लाज्म हमने देखा तो वहाँ पे हमको टॉपिक नज़र आया था ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब ये हमने पढ़ा उसी समय हमारे दिमाग में आया था प्लाज्मोलाइसिस। उसी समय टीचर्स ने मैंने पढ़ाया आपको प्लाज्मोलाइसिस। याद हो रहा, रिकॉग्नाइज हो रहा। मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा बट आपको बता रहा हूँ हाउ कुड यू मेमोराइज। नाउ देन हमने पढ़ा इंडोसाइटोसिस। अब आपको याद करना कि ये सब था क्या, और नहीं याद हो रहा प्रीवियस लेक्चर्स वाले जो वीडियो थे उसको देख लीजिए। फिर हमने सेल थ्योरी देखा था। ये आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियोज में आपको नजर आया था। थर्ड वीडियो में आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल बॉडी था दैट इज ए न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर होता था आरएनए और राइबोसोम्स। ये आरएनए और राइबोसोम्स मिलके प्रोटीन का सिंथेसिस करता था। वो प्रोटीन बनाता था न्यूक्लियोप्लाज्म। वो जो लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस था न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियोप्लाज्म था। उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो आप देख रहे हो प्रोटीन, ये प्रोटीन जीन का फॉर्मेशन करता था, जो फंक्शनल यूनिट था हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को पास आउट करने के लिए। ये जीन कंडेंस हो जाता था किसमें? आरएनए। जीन एक जगह इकट्ठा हो जाता था, कहाँ पे? आरएनए में। आरएनए, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता था जिसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल बोलते थे। और जब सेल डिवाइड होने वाला होता था उससे जस्ट पहले क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता था, ठीक है। क्या फॉर्मेशन हो जाता? क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या हो गया भाई? जीन हो गया, डीएनए हो गया और क्रोमोसोम्स बन जाता था। क्रोमोसोम्स पेयर्स में होता था, अगर सिंगल होता था देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसी क्रोमोसोम्स में क्या था? जीन था जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता था। तो हमने दिया आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को दोनों एक साथ हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो प्रुकेंजे ने बताया था। हो गया इंट्रोडक्शन तीनों वीडियो लेक्चर्स का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ने का तरीका सीख गया। वीडियो को रोक के 5 मिनट मेमोराइज करने का कि हमने क्या पढ़ा था, समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले पीछे वाला तीनों वीडियोस देख लो, फिर चौथे वीडियोस पे चलते हैं हम लोग। और आज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं कि हमें सेल के बारे में पता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता है जिसमें सेल वॉल भी होता था, फिर न्यूक्लियस के बारे में पता और साइटोप्लाज्म के बारे में पता चल गया। अब टाइम आ गया कि हम लोग सेल को, अपने आसपास जितने भी सेल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है। आइदर द सेल विल बी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। वी आर हैविंग different kinds of cell in our surroundings, either inside our bodies or in the form of bacteria or in the form of plants. How can we identify them as a category of prokaryotes and eukaryotes? Today we will discuss. Okay, fastly हम लोग आगे मूव करते हैं। Prokaryote are smaller in size as compared to the यूकैरियोट। यूकैरियोट में जो सेल का साइज होता है बड़ा होता है, प्रोकैरियोट में छोटा होता है। अब हम बात करें, मेन कंपोनेंट था न्यूक्लियस,
तो अगर न्यूक्लियस तभी हम बोलते हैं जब पूरा पूरा एक स्फेरिकल बॉडीज होता है। तो जो हम प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं, न्यूक्लिक मटेरियल थोड़ा सा होता है, यानी आरएनए होता है, ठीक है, राइबोसोम्स होता है, बट वो कवर यानी मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं होता है, यानी मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियर रीजन होता है उसके पास। सिर्फ उसके पास क्या होता है, सिर्फ दे ओनली कंटेन न्यूक्लिक एसिड, एंड द न्यूक्लिक एसिड इज द मेन फंक्शनल segment that form the gene, then gene form the DNA, DNA form the chromatin material, and chromatin material form the chromosomes, and chromosome pass out the genetic information and help us inside the body, help the cell to perform the different functions. न्यूक्लियस दो काम करता था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास आउट भी करता था और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते थे वो फंक्शंस को परफॉर्म करता था। उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये जो जीन आप देख रहे हो वो अलग अलग तरह का जीन होता है। कलर के लिए अलग रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, ठीक है। जितने भी फंक्शंस बॉडी में होते हैं यानी दूसरे सेल को भी कोऑर्डिनेट करने का काम करता था, यानी वो जो सेल है जो बॉडी में कोई भी फंक्शन करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कैसे? तो सभी सेल एक ही टाइप का सेल, एक तरह का फंक्शन करने वाला सेल ज्वाइन हो जाता है तो टिश्यू बना लेता है, ठीक है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप का टिश्यूज बन के क्या बनाता था, ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन बना के क्या बनाता था, ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बन के हम क्या बन जाते थे, एक ऑर्गेनिज। समझ में आ रहा है? पीछे वाला बातें याद आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो सेल के अंदर होता है वो ढेर सारा स्मॉल यूनिट होता है जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड organelles. Organelles are small functional unit inside the cell that is absent in prokaryotic but present in eukaryotic. समझ में आ रहा है? अब इस सेल डिवीजन नहीं होता है। जनरली जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है, जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाता है, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। इसमें इसलिए इसमें क्या हो सकता है, स्प्लिशन नहीं होता है, स्प्लिट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो स्प्लिट करने के लिए जो जोड़ी होता है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स, छोटा सा गोली जैसा होता है, सेंट्रियोल्स, जो वो प्रोटीन का ही बना होता है, जिसका काम होता है सेल क्रोमोसोम को सेपरेट करना, वो होता ही नहीं। यानी सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, दैट्स व्हाई देयर इज नो सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, इवन सिंगल क्रोमोसोम्स आर देयर। ओके, समझ में आ रहा है? सेल डिवीजन बिल्कुल सिर्फ फ्यूजन के द्वारा होता है। सिंपल वो बट जाता है दो पार्ट में। सिंपल क्या होता है, पूरा रीजन बट जाता है, क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में जितने भी सेल्स बनेंगे वो सिमिलर होंगे, उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस नज़र नहीं आता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल और ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक क्या हुआ, प्रिमिटिव शुरुआत वाला सेल था जिसके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो था, लेकिन वो मटेरियल एक बाउंड में नहीं बंधा हुआ था, यानी वो कवर के अंदर नहीं था, यानी न्यूक्लियस पूरा नहीं था उसके अंदर। न्यूक्लियस एक तभी बोलेंगे न्यूक्लियस जब उसका एक कवर तैयार हो जाए, ठीक है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। न्यूक्लियर मटेरियल तो बना लेकिन वो मटेरियल मेम्ब्रेन के अंदर पैक नहीं था। प्रोकैरियोटिक अब तो समझ में आ गया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, लार्जर इन साइज होता है, उसके पास पूरा पूरा न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो मेम्ब्रेन से पैक होता है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इसके पास नहीं था। इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसमें पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। याद होगा मदर में XX क्रोमोसोम और फादर में XY क्रोमोसोम्स। याद होगा जो हमारा जो है वो सेक्स डिटरमाइन करता है कि बेबी बॉय होगा या तो बेबी चाइल्ड होगा या तो बॉय चाइल्ड होगा, ये डिसाइड करने के लिए हेल्प होता है। सेंट्रियोल्स इसमें बिल्कुल प्रेजेंट है। सेल डिवीजन होता है माइटोसिस के द्वारा या तो मियोसिस के द्वारा, माइटोसिस ऑफ मियोसिस। अब थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे, माइटोसिस में सिंपल क्या होता है कि जितने भी सेल के कंपोनेंट होते हैं वो डिवाइड हो जाते, पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। सिंपल क्या होता है, फोटोकॉपी हो जाता है। सिंपल क्या हो जाता है, फोटोकॉपी होता है। क्रोमोसोम्स का सही रूप से डिवीजन नहीं होता है, किसमें, माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि पहले अलग अलग सेल्स बनते हैं, वो सेल आपस में ज्वाइन करते हैं, फिर देयर इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मियोसिस में क्या होता है, एग क्रिएट होता है,
या स्पर्म सेल क्रिएट होता है, और जो स्पर्म सेल और एग सेल मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है जिसको जाइगोट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फटाफट एक आप कर लीजिए, ये स्मॉल साइज, ये लार्जर इन साइज, मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियर रीजन, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर रीजन, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर रीजन, सेंट्रियोल्स एब्सेंट, सेंट्रियोल प्रेजेंट्स, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सिंगल क्रोमोसोम्स, इसमें सिंपल सेल डिवीजन हो, सिंपल फ्यूजन होता है या तो बडिंग होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। इसमें सेंट्रियोल्स होता है जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है और साथ में क्रोमोसोम को भी स्प्लिट करने में हेल्प करता है। ओके, ये रहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल समझ में आ गया, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोट्स में कौन हो गया, प्लांट, एनिमल, फंगी, ये सब जो हम लोग के आसपास होता है वो होगा यूकैरियोटिक। आज के टॉपिक में क्या पढ़ा हमने, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। एक बड़ी बात हमने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर आरएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। ये आरएनए राइबोसोम्स जीन का फॉर्मेशन करता है, वो जीन जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, मिक्सअप होकर बन जाता है, ग्रुप बनाता है जीन, उसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, और डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या बना लेता है भाई, क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जब नया सेल बनता है, यानी आरएनए हेल्प इन द सेल डिवीजन। याद रहेगा? ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं फिर से हम लोग नए वीडियो के साथ। फटाफट इसको कॉपी में लिख लीजिए खटाखट। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग सेल के अंदर जेली लाइक फ्लूइड जो भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। इट मीन्स the cell that receive all the food material essential for the functioning, for the nutrition, and that nutrition help in functioning of the cell is in the form of fluid or jelly like substance inside the cell called cytoplasm. Okay, cytoplasm is nothing but the fluid like substance containing all the enzymes, protein, glucose, vitamin, etc. All the essential things required to make a cell living is in the form of liquid jelly like fluid inside the cell is known as cytoplasm. Confirm, cytoplasm is nothing but the fluid medium, and in cytoplasm there are small spherical bodies floating alongside of the nucleus. यानी अगर सेल के अंदर जाए पूरा लिक्विड भरा मिलेगा, वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में प्रोमिनेंट बॉडी जो दिखेगा सबसे बड़ा स्फेरिकल बॉडीज, वो क्या हो गया, न्यूक्लियस। इससे पहले वाला वीडियो में हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस का फंक्शन ही पढ़ा था। और न्यूक्लियस के आसपास लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल functioning unit of the cell present for different activities within the cell is called cell organelles. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या दिखा भाई, सेल न्यूक्लियस दिखा और ढेर सारा क्या दिखा, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इट मीन्स साइटोप्लाज्म करता क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल ऑर्गेनेल से ढेर सारा, तो क्या किया इसने, एक्सचेंज करने में हेल्प किया। जो भी मटेरियल साइटोप्लाज्म में है उसको देना किसको है, सेल ऑर्गेनेल्स को, तो वो कहाँ से लेगा, साइटोप्लाज्म से लेगा, तो एक्सचेंज भी हेल्प करता है। ओके, सेकंड, इट स्टोर द केमिकल्स लाइक अमीनो एसिड, विटामिन, ग्लूकोज, आयंस। ये मैंने पहले बता दिया, पूरे चीज़ स्टोर करके अपने अंदर रखता है। चलो अभी मेन बात समझ में आ गया कि सेल के अंदर, ठीक है, सेल वाल दिखा, बाहर से सेल वाल दिखा, थोड़ा और अंदर गए तो किसी में सेल वाल के अलावा क्या था, सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बगल में ढेर सारा स्मॉल स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अब कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में देखते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में देखते हैं जो ऑर्गेनेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जिससे सेल अपनी पूरी बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो है, पाथवे है, उसको कंडक्ट करता है सेल
लिविंग बन पाता है, क्योंकि उसके पास काम करने वाला बंदा होता है कौन सा, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है पता चल गया, स्मॉल बॉडीज दैट परफॉर्म द वेरियस फंक्शन इनसाइड द सेल। अब पहला सेल ऑर्गेनेल्स, पहला सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं जो आपको दिखा होगा जब न्यूक्लियस का हमने फोटो देखा होगा। जब आपने न्यूक्लियस का फोटो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियस से अटैच किया हुआ, आपने इस टाइप का कुछ ऑर्गेनेल्स देखा होगा न्यूक्लियस के अंदर ऐसा। See the structure of endoplasmic reticulum carefully and draw in your copy fast. ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, ये यहाँ पे फिर टूटा हुआ है ना, फिर यहाँ पे गया हुआ है, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे इस टाइप का बैग टाइप का कुछ लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आगे जब बढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऐसा ऐसा करके ये ऐसे फिर बना हुआ रहता है, ऐसे चल के फिर वो अटैच रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो तो कुछ बैग लगे स्ट्रक्चर, कुछ ट्यूब्स, ये सब नज़र आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएगा ज़्यादातर किसके अंदर रहता है भाई, ये सेल के अंदर रहता है। ये हो गया क्या चीज़, न्यूक्लियस, और ये है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे तो ये कैसा है, ट्यूब टाइप का है। कैसा है ये, नेटवर्क है ढेर सारा डबल लेयर का। याद रखना कितने लेयर का है, डबल लेयर का क्या है, ट्यूब है, या तो वेसिकल्स है और सिस्टर्ने। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये सब वेसिकल और सिस्टर्ने, यहाँ पे छोटा छोटा ग्लोबुस जो डब्बा में अंदर रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 पार्ट हो गया। मैक्सिमम पार्ट जो है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के रूप में है। छोटा छोटा जो बैग लाइक सीट्स बना रहता है, डब्बा, छोटे छोटे पॉच जो बने रहते हैं, उसी को हम लोग वेसिकल्स और सिस्टर्ने बोलते हैं, जिसमें वो प्रोटीन जो सिंथेसिस किया जाता है उसको रखता है। क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, स्टोरेज हाउस, स्टोर एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मेनली क्या करता है, स्टोरेज और पैकेजिंग का काम करता है, जो पैकेजिंग बाद में कहीं और सेंड किया जाता है, दूसरे सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स को भेजा जाता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक चैनल है जिस चैनल के थ्रू सेल अपने अंदर प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और ये चूँकि अटैच है, या तो ये क्या होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 3, चलिए ये तो बता दिया कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 ही चीज़ होंगे। क्या होगा, या तो ट्यूब्स होगा, या तो वेसिकल्स होगा, या तो सिस्टर्ने होगा। क्या होगा, ट्यूब्स होगा, वेसिकल्स होगा, या तो सिस्टर्ने होगा। फंक्शन क्या हो गया, क्या फंक्शन हो गया, जस्ट टेक द प्रोटीन एंड ट्रांसफर टू अदर पार्ट ऑफ द सेल व्हेन दे रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप देखोगे तो 2 तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, या तो वो न्यूक्लियस से अटैच होगा, या तो न्यूक्लियस से अटैच नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस से अटैच है तो उसके ऊपर ढेर सारा आप क्या देखोगे, राइबोसोम सटा हुआ है। क्या सटा हुआ है, अगर राइबोसोम उसके बॉडी के सरफेस पे है तो समझ जाना क्या है, वो रफ दिख रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम अटैच नहीं है, राइबोसोम उसके सरफेस पे, राइबोसोम उसके सरफेस पे नहीं है तो कहीं भी नजर आएगा। अगर अटैच है तो न्यूक्लियस से अटैच रहेगा। अगर राइबोसोम्स के ऊपर अगर प्रोटीन चिपका हुआ है, प्रोटीन बनाने वाला राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपका हुआ है तो वो किससे अटैच रहेगा, न्यूक्लियस से। इसका मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे अटैच रहता है, न्यूक्लियस से। समझ में बात आ रहा है, न्यूक्लियस का फंक्शन समझ में आ गया। न्यूक्लियस का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 चीज़ हो गया। पहला ये ट्यूब्स रहेगा, वेसिकल रहेगा, सिस्टर्ने रहेगा। इसका काम क्या होगा, ये प्रोटीन को चैनलाइज करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। 2 फंक्शन हमने इसका लिख दिया है यहाँ पे। आप अगर देखोगे तो पहला फंक्शन क्या है कि प्रोटीन और एंजाइम के सिंथेसिस के लिए क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। दूसरा ये ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करता है, किसका, प्रोटीन का, या तो न्यूक्लियस को देता है या तो अदर सेल के प्लेस में दे देता है, ठीक है। और जो सीधा साधा बंदा बट
वेरी वैल्यूएबल। दूसरा ऐसा नेटवर्क है ट्यूब्स का जो बिल्कुल स्मूथ लगता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट द फंक्शन इज टू गुड। Smooth endoplasmic reticulum, why called smooth? Because they have no attached ribosomes on its surface. What the function is? The function is, it helps in synthesis of fats, especially fats and lipids. It especially help in the formation of fats and lipid. ये सिंथेसाइज करता है, जैसे आपने देखा कि रफ क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो ये फैट्स और लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, एंड देयरफॉर इट हेल्प्स इन द बिल्डिंग, देयरफॉर इट हेल्प्स इन द बिल्डिंग membrane of the cell, and the process of forming the membrane of the cell is called membrane biogenesis. याद रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया खत्म। फटाफट फिगर बना के देखो, जैसा फिगर अभी दिया गया है, ठीक है, फोटो दिखाई देगा, उसकी तरफ बनाओ, प्रैक्टिस करो। याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से अटैच रहेगा या तो फ्री रहेगा। काम क्या होता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और उस प्रोटीन को चैनल बना के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेल के अंदर ही दूसरे ऑर्गेनेल्स को देना। पक्का समझ में आ गया? ओके बाय, टेक केयर। खटा के लिख लो कॉपी में।